चलो अपने बायो के फर्स्ट चैप्टर को शुरू कर देते हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब इसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है क्या। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है सेल। सेल मीन्स कि वो छोटा पार्ट, वो छोटा हिस्सा बॉडी का जिससे मिलकर पूरी बॉडी बनी हुई है। अब वो सेल तो हमें अपनी आँखों से दिखता नहीं है, तो फिर उसे खोजा कैसे गया, तो उसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट डेड सेल देखा। किस में देखा? कॉर्क में देखा है। कॉर्क में देखा है। कॉर्क क्या होता है? लकड़ी की छाल। उसको जब माइक्रोस्कोप में, खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्होंने कुछ हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर मिला जो कि मधुमक्खी के छत्ते जैसा है, और ईच कंपार्टमेंट को उन्होंने नाम दिया सेल। सेल का नाम दिया जिसका मीन्स था लिटिल रूम। फिर एंटन वन ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल देखा, जो कि पॉन्ड वाटर को, जब उन्होंने पॉन्ड वाटर को माइक्रोस्कोप पे लगाया तो माइक्रोस्कोप पे लगाने के बाद उन्हें कुछ मूविंग सेल्स दिखे, तो उन्होंने उसका नाम रखा, उन्होंने लिविंग सेल देखा। फिर रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। स्क्लैटिन ने प्लांट सेल देखा और स्वान ने एनिमल सेल्स। तो जब स्क्लैटिन और स्वान ने मिलकर एक थ्योरी दी जिसको सेल थ्योरी बोलते हैं, उस सेल थ्योरी में इन्होंने बताया कि बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। मीन्स कि एनिमल या प्लांट की बॉडी दोनों ही सेल से बनी हुई है या फिर उसके प्रोडक्ट से बनी हुई है, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि आखिर नई सेल्स बनती कैसी हैं। तो इसको बताया रुडोल्फ विर्को ने। उन्होंने बताया कि सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म न्यू सेल्स। सेल डिवाइड करती हैं और नए सेल बनाती हैं। तो उन्होंने इसको एक्सपेंड किया, इस सेल थ्योरी को, जो कि स्क्लैटिन और स्वान ने बनाई थी, उसको एक्सपेंड किया। तो उसको एक्सपेंडेड थ्योरी में क्या बोला कि उन्होंने ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ सेल्स सेल प्रोडक्ट, जो कि ऑलरेडी स्क्लैटिन और स्वान ने बताया था। उसमें एक नया पॉइंट ऐड किया रुडोल्फ विर्को ने कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। फिर परकिंजे ने कॉइंड किया टर्म प्रोटोप्लाज्म। और सेल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लाइक लार्जेस्ट सेल जो होता है वो ऑस्ट्रिच का एग होता है, और स्मॉलेस्ट सेल जो होता है वो PPL प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। तो इसको सेल को हम खुद माइक्रोस्कोप पे कैसे देख सकते हैं, उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है। इसमें क्या किया गया है कि ओनियन का जो स्किन है उसको पील करके, छील के, उसके ऊपर की पतली झिल्ली जो होती है जिसको एपिडर्मिस बोलते हैं, उसको निकाल के पानी में वॉच ग्लास में रखेंगे ताकि वो सूख ना जाए। फिर उसके बाद ग्लास स्लाइड पे वाटर डालेंगे और उस एपिडर्मिस को उस पर ग्लास स्लाइड पे डालेंगे, डाई डालेंगे जो कि सैफ्रानिन है, और उसके बाद कवर स्लिप लगा के उसको माइक्रोस्कोप पे देख लेंगे। तो हमें माइक्रोस्कोप पे कैसा दिखेगा। जब ये सब करने के बाद पील निकाला, स्लाइड लगाया और स्टेनिंग की, फिर उसके बाद हमें सेल कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। तो उसमें हमें क्या दिखेगा कि सेल वॉल दिखेगी, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन दिखेगा, साइटोप्लाज्म दिखेंगे और डार्कली स्टेन्ड सेंटर्ड न्यूक्लियस दिखेंगे। आखिर ये स्ट्रक्चर्स हैं क्या? ये एक सेल ब्लॉक्स, आखिर ये स्ट्रक्चर्स हैं क्या? इन्हीं को बोला गया सेल। जो कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उसको सेल बोला गया है। फिर सेल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। मीन्स कुछ ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ मल्टीसेलुलर होते हैं। एक ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल का बन सकता है। मल्टीसेलुलर मीन्स कि कोई ऑर्गेनिज्म मोर देन वन सेल का बना हो। अब यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को समझने के लिए उससे पहले हम समझ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ सेल्स कैसे दिखती हैं। कुछ स्मूथ मसल सेल्स होते हैं जो कि इलोंगेटेड होती हैं। फिर ब्लड सेल सर्कुलर होते हैं। नर्व सेल भी लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। फैट सेल्स ग्लोबुलर होते हैं जिसका न्यूक्लियस साइड में होता है। फिर बोन सेल होती हैं जिसमें स्पिक्यूल्स मिलते हैं। ओवम होता है जो कि सर्कुलर होता है और सेंटर्ड न्यूक्लियस होता है। अब ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर,
समझने के लिए, और ये पॉइंट समझने के लिए कि एवरी मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। एवरी मल्टी ऑर्गेनिज्म मीन्स कि जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है वो ऐसे सिंगल सेल से डेवलप हुआ है, क्योंकि जब रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट हो जब रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें दो गैमेट्स मिलके एक जाइगोट बनाते हैं। वो जाइगोट डिवाइड करके मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स का निर्माण करता है, यानी मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो इसको थोड़ा समझने के लिए हम समझते हैं पहले डेवलपमेंट कैसे हुआ अर्थ के सेल्स का। तो जब बिग बैंग थ्योरी हुई, यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ, उसके 14 बिलियन ईयर्स अगो और 4.5 बिलियन अगो अर्थ बना। अर्थ पे क्या था कि सिर्फ लावा था, तो बारिश, कुछ देर बाद बारिश हुई तो लावा ठंडा होने लगा, तो उसकी वजह से ज़मीन बनने लगी। जब ज़मीन बनी और वाटर था तो वाटर इवापोरेट कर रहा था, बारिश हुई, ज़मीन बनी, तो वहाँ पे कुछ नॉन ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनने लगे, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड्स, ये सब बनने लगे। अब ये सब बनते बनते हमें प्रोकैरियोट्स का भी इवोल्यूशन होने लगा, प्रोकैरियोट्स बनने लगे। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं कि ये यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बहुत ही अनडेवलप्ड होते हैं। मीन्स इसके सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, सिर्फ सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है और फ्लैजिला वगैरह अगर होता है तो, लेकिन इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। फिर आता है अपना यूकैरियोट्स मतलब कि जो प्रोकैरियोट्स से थोड़े एडवांस होते हैं, इसमें न्यूक्लियस भी होता है और ये भी यूनिसेलर है। फिर इसमें और एडवांसमेंट आई, तो जैसे एल्गी बना, साइनोबैक्टीरिया, जिसमें फोटोसिंथेसिस हो रही थी, और कुछ एनिमल लाइक यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स बने जैसे प्रोटोजोआ। फिर और डेवलपमेंट हुआ तो सिंपलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस के सेल्स बने, सिंपलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस के लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने, जैसे स्पंजेस, कोरल्स, फिश, रेप्टाइल्स। और एडवांसमेंट हुआ तो एम्फीबियंस बने जो कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के थे, इसमें ऑर्गन सिस्टम भी डेवलप हुआ। तो आखिर ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी होती है एंड डेवलपमेंट ऑफ वेरियस ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडी, कि बॉडी में कितनी लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है और उसमें कितने ऑर्गन सिस्टम डेवलप्ड हैं, इस बेसिस पे हम बताते हैं कि वो बॉडी का कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है या सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे ह्यूमन में सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं, जैसे CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। तो ये कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हुआ। सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे उसमें सिर्फ GIT है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है, CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, GIT और कुछ नहीं है। तो ये सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हुआ। अब इस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए RS व्हिटेकर ने क्या किया कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने 5 किंगडम्स बनाए, जैसे मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया बनाया। अब ये मोनरा और प्रोटिस्टा है, ये यूनिसेलर है। अब यूनिसेलर है तो मोनरा सबसे प्रिमिटिव है, मतलब सबसे पुराना है, तो वो प्रोकैरियोट होगा। जैसे कि हमने यहाँ देखा प्रोकैरियोट सबसे प्रिमिटिव है, तो मोनरा जो था वो प्रोकैरियोट था। फिर प्रोटिस्टा यूकैरियोट था, बाकी सारे यूकैरियोट हैं, क्योंकि बाकी एडवांसमेंट होती गई है, जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना एडवांस होगा। अब मोनरा क्या था? प्रोकैरियोट। तो इसमें अभी मैंने बताया कि इसमें ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा और ना ही न्यूक्लियस होगा, जबकि प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांट के एनिमेलिया में इसके सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगा और न्यूक्लियस भी होगा। अब ये यूनिसेलर ये दोनों हैं, बाकी सारे क्या हैं? मल्टी सेलर हैं। और जितना एडवांसमेंट जाएंगे उतना ऑर्गन सिस्टम डेवलप होता रहेगा। अब जो शेप और साइज़ है सेल्स का जो शेप और साइज़ है वो डिपेंड करता है कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। शेप और साइज़ डिपेंड करते हैं क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे अमीबा पे क्या है कि शेप चेंज कर सकता है, जैसे कि अमीबा इर्रेगुलर शेप्ड का होता है, उसमें सूडोपोडिया बनता है, ऐसे सूडोपोडिया बनता है जो कि फूड को इनगल्फ करता है, फूड को इनगल्फ करके उसको डाइजेस्ट कर लेता है। अमीबा एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है। एवरी लिविंग सेल परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शंस,
और उसमें डिवीज़न ऑफ लेबर होता है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं इस चीज़ को कि शेप एंड साइज ऑफ सेल डिपेंड्स ऑन द फंक्शन दे परफॉर्म। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे नर्व सेल्स हैं, तो ये लॉन्ग सेल्स होती हैं और ये कंडक्ट करती हैं सिग्नल्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ये सिग्नल कंडक्ट करती हैं पूरे बॉडी में। जस्ट लाइक वायर्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। सिमिलर नर्व्स क्या करती हैं, इम्पल्सेस कंडक्ट करती हैं। जैसे नर्व्स क्या कर रही हैं, इम्पल्सेस कंडक्ट कर रही हैं, ऐसे वायर्स क्या हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो नर्व्स के पार्ट्स देख लेते हैं थोड़ा। ये बॉडी है, इसमें छोटे डेंड्राइट्स होते हैं और ये एक्सॉन है और एक्सॉन टर्मिनल्स हैं। इसमें माइलिन शीथ होता है एक्सॉन्स पे। तो इधर से डेंड्राइट से इनको सिग्नल आता है और एक्सॉन की तरफ ट्रांसफ़र होता है। फिर दूसरा एग्जांपल है एपिथेलियल सेल का। एपिथेलियल सेल्स ऑफ स्किन क्या होती हैं, फ्लैट मल्टी लेयर सेल होती हैं, मतलब ढेर सारी लेयर की होंगी। इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। ये क्या करती हैं, बैरियर और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। कैसे, क्योंकि ये मल्टीपल लेयर्स में है, तो ये बॉडी की जो आउटर स्किन है उसको इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए मल्टी लेयर की होती है, फ्लैट। और ऊपर वाली जो स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर है ये डेड होती है। अब अगर ये लिविंग होगी तो इजीली ये रप्चर हो सकती है, लेकिन डेड है तो इस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फैट सेल्स और एडिपोज टिश्यू क्या होती हैं, ग्लोबुलर होती है, मतलब ऐसे ग्लोब्यूल होंगी। उसका जो न्यूक्लियस है वो एक साइड पुश हो जाता है। कैसे, क्योंकि वो फैट स्टोर की हुई है तो उसको न्यूक्लियस को ढकेल देती है फैट, इसीलिए वो एक साइड हो जाता है। अब ईच सेल परफॉर्म बेसिक फंक्शंस। जैसे हर सेल बेसिक फंक्शन परफॉर्म करता है, चाहे वो किसी भी बॉडी पार्ट का हो, हर सेल बेसिक फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे कि सेल के अंदर के जो ऑर्गेनल्स हैं, सेल के अंदर के जो पार्ट्स हैं, वो भी कुछ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। उसके बेसिस पे सेल अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। एग्जांपल से समझते हैं कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या करता है कि इसमें डीएनए है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, तो ये डीएनए से अपना क्या करता है, पूरे सेल का फंक्शन रेगुलेट करता है। ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है तो ये पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ऐसे ही वैक्यूल्स क्या करते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं। और गोल्गी अपैरेटस लिपिड सिंथेसिस कराता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस कराता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, ये प्रोटेक्शन का काम करता है आउटर सराउंडिंग से। अब जो ये ऑर्गेनल्स इसमें डिवीजन ऑफ लेबर है, मतलब हर ऑर्गेनल अलग अलग काम कर रहा है, इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। सिमिलर हमारी बॉडी में भी डिवीजन ऑफ लेबर है ऑर्गन सिस्टम पे। जैसे कि डिवीजन ऑफ लेबर इन ह्यूमन बॉडी कैसे, सीएनएस और सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कराती हैं। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम फूड डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कराते हैं। स्केलेटल सिस्टम मैकेनिकल फ्रेमवर्क की एक बॉडी इरेक्ट पोस्चर में खड़ी रहे, ये स्केलेटल सिस्टम की वजह से होता है। फिर मस्कुलर सिस्टम मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स कराती हैं थ्रू द हेल्प ऑफ मसल्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉर द रेस्पिरेशन एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज़। तो जो लंग्स है, लंग्स क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। लंग्स गैसेस एक्सचेंज करेगा और वहाँ से टिश्यूज़ तक जाने के लिए एक ब्लड के थ्रू जाता है, और वो ब्लड को पंप कौन करता है, हार्ट। तो ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन। अब सेल के अंदर के डिवीजन ऑफ लेबर को समझते हैं। तो न्यूक्लियस जो है वो सेलुलर रेगुलेशन और एक्सप्रेशन, डीएनए एक्सप्रेशन का, जैसे मैंने बताया था कि उसके अंदर डीएनए है तो वो कंट्रोल करेगा पूरे सेल की एक्टिविटी को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन की सिंथेसिस कराएगा। गोल्गी अपैरेटस सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स कराएगा। वैक्यूल्स स्टोरेज कराएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। अब ऑल सेल्स आर फाउंड टू हैव सेम ऑर्गेनल्स। हर सेल में सेम ऑर्गेनल्स हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। नर्व्स में भी हर जगह सेम ऑर्गेनल्स, तो वो सेम फंक्शन क्यों नहीं परफॉर्म करते। अगर सेम ऑर्गेनल है तो हर सेल को सेम फंक्शन परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसलिए नहीं होता क्योंकि ऑल सेल एक्सप्रेस डिफरेंटली।
हर सेल में सेम डीएनए है, लेकिन डीएनए का सारा पार्ट खुद को एक्सप्रेस नहीं करता प्रोटीन बनाने में। हर सेल का कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन एक्सप्रेस होती हैं, मतलब वो स्पेसिफिक डीएनए जो है जीन वो प्रोटीन बनाता है, तो उसके लिए वो डिफरेंटली बिहेव करती हैं, इसीलिए उनका शेप भी अलग होता है और उनका फंक्शन भी अलग होता है। जैसे कि जो हार्ट सेल है वो क्या करती है, पंपिंग का काम करती है, लेकिन न्यूरॉन की सेल क्या करती है, कंडक्शन कराती हैं, क्योंकि उनका डीएनए जो है वो डिफरेंटली एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन उसके अंदर के जो डीएनए है वो भी सेम है और ऑर्गेनल्स भी सेम है। अब पढ़ते हैं हम अलग अलग सेल्स के कंपोनेंट्स को। जैसे पहले पढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है कि आउटर कवरिंग होती है सेल की, जो कि सेपरेट करती है कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब कि एक सेल है, उसके अंदर की जो कंटेंट है उसको सेपरेट कर रही है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, मीन्स कि कुछ चीज़ों को तो वो अंदर आने और बाहर जाने देती है और कुछ चीज़ों को रोकती है, इसीलिए सेलेक्टिव परमिएबल है। जबकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है वो कुछ चीज़ों को बस आने देती है, वो रोकती नहीं है, उसको बोलते हैं सेमी परमिएबल। लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल है, मीन्स कुछ चीज़ों को आने और जाने दे रही है और कुछ चीज़ों को वो रोक भी रही है। एग्जाम्पल समझते हैं कि किसके लिए परमिएबल है। परमिएबल मीन्स कि आने जाने दे रही है सेल के अंदर, फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू द सेल और टू द सेल फ्रॉम टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जैसे जो गैसेस होती हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये डायरेक्टली मूव कर सकते हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। हमने पढ़ा है डिफ्यूज़न के बारे में कि डिफ्यूज़न क्या होता है कि वो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है सब्सटेंसेस का, उसको बोलते हैं डिफ्यूज़न। और इस सेल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट जो डिफ्यूज़न हो रहा है वो गैसेस का हो जा रहा है विदाउट एनी इंटरप्शन लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो इसका रोल है अपना रिस्पिरेशन में, उसको हम बाद में देखते हैं। लेकिन अगर यही डिफ्यूज़न जो है वो वाटर मॉलिक्यूल का हो रहा है थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, तो उसको बोलेंगे ऑस्मोसिस, ना कि डिफ्यूज़न। अगर वाटर का हो रहा है तो, लेकिन गैसेस का हो रहा है तो बोलेंगे डिफ्यूजन। तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो आउटर कवरिंग है दैट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सेलेक्टिवली परमिएबल है मीन्स अलाउ एंट्री ऑफ एन एग्जिट ऑफ सम सब्सटेंसेस व्हाइल प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर सब्सटेंसेस। अब जो ये सेल मेम्ब्रेन है ये फ्लेक्सिबल है एंड आर मेड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स। अब इसमें जो ये है ये लिपिड बाइलेयर की लेयर है, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, और उसके बीच में प्रोटीन्स हैं। तो ये लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी है और इसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो कि रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। इसमें जो आयन चैनल है इसके थ्रू आयन्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। एग्जांपल में सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, उसके बारे में भी आगे देखेंगे। तो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कैन बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है या फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मीन्स कि जिसमें एनर्जी खर्च हो, जैसे हम साइकिल चला के कहीं जा रहे हैं उसमें एनर्जी खर्च हो रही है, ऐसे ही इसमें भी एनर्जी खर्च हो रही है, एटीपी खर्च हो रही है। एटीपी मीन्स एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जैसे कि पंप होता है, पंप चलाने के लिए हमें क्या होता है, एनर्जी लगती है। तो उसका एग्जांपल है सोडियम एटीपीएस पंप, जो अभी हमने यहाँ देखा है कि जो आयन ट्रांसपोर्टर है। सोडियम पोटेशियम तो आयन है, उसका ट्रांसपोर्ट करने के लिए एटीपी यूज होती है, इसको सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप बोलते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट मीन्स कि विदाउट यूज़ ऑफ एनर्जी, जैसे गाड़ी पे बैठे और एक जगह से दूसरी जगह चले गए तो उसमें एनर्जी खर्च नहीं होती हमारी। सिमिलर वैसे ही पैसिव ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल है डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा। डिफ्यूज़न मीन्स कि जो गैसेस का ट्रांसपोर्ट हो रहा था CO2 और O2 का डायरेक्टली थ्रू द सेलेक्टिव मेम्ब्रेन, जबकि ऑस्मोसिस का मतलब है कि वाटर का ट्रांसपोर्ट है थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन विदाउट द यूज़ ऑफ एटीपी, मीन्स विदाउट कंजप्शन ऑफ एटीपी या एनर्जी। तो डिफ्यूज़न क्या है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोवेस्ट कंसंट्रेशन। जैसे कि ये सेल का इनर पार्ट है, इंट्रासेलुलर है, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर में वाटर ज़्यादा है, इंट्रासेलुलर में कम है। तो अब जब हम छोड़ देंगे उसको तो
बाहर से अंदर पानी आने लगेगा। तो ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। या गैसेस हैं ये, तो गैसेस ट्रांसपोर्ट होने लगेंगे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। तो जब ये बैलेंस हो जाएगा, दोनों तरफ बराबर कंसंट्रेशन हो जाएगा, तो ये डिफ्यूज़न रुक जाएगा। अब रोल ऑफ डिफ्यूज़न इन रेस्पिरेशन कैसे काम होता है? तो हमने जब बाहर से सांस लिया तो ऑक्सीजन अंदर आया, लंग ने क्या किया, उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्व किया, और सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ऑक्सीजन आया, आरबीसीज के थ्रू आरबीसी ट्रांसपोर्ट की। तो यहाँ पे टिश्यूज़ जो हैं, ये क्या है, टिश्यू है। अब टिश्यू क्या करता है, वहाँ रेस्पिरेशन होता है टिश्यू में रेस्पिरेशन हो रहा है, मतलब कि ऑक्सीजन कंज्यूम करता है और CO2 रिलीज़ करता है। तो जो टिश्यूज़ हैं या सेल्स हैं, सेल्स के अंदर क्या होगा, CO2 का कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ पे क्या है, हाई CO2 है और लो O2 है। लेकिन आरबीसी के पास क्या है कि यहाँ पे हाई O2 है, फिर यहाँ पे लो O2 है, यहाँ हाई O2 है। O2 मतलब ऑक्सीजन। तो ये आरबीसी क्या करेगा, O2 दे देगा टिश्यूज़ को, और इसका जो हाई CO2 है वो अपने अंदर ले लेगा। अब ये CO2 जो यहाँ पे आ गया वो वापस ट्रांसपोर्ट हो जाएगा लंग्स में ट्रांसपोर्ट हुआ तो CO2 बाहर निकल जाएगा। तो ये प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। अब यही लंग का है, लंग से कहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है, यहाँ जो एल्वेलाई होती हैं। तो वही एल्वेलाई को हम बड़ा करके देखेंगे। जो ब्लड आ रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, जैसे जो CO2 लेके आ रहा है, ये वाला CO2 लेके आ रहा है। अब CO2 क्या करेगा, एल्वेलाई में चला जाएगा, क्योंकि एल्वेलाई में CO2 कम है। और यहाँ हमने जो ऑक्सीजन इनहेल किया है वो अब चला जाएगा अपना ब्लड में। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा टिश्यूज़ में। अब टिश्यूज़ पे क्या होगा कि ब्लड कैपिलरी पे गया, वहाँ पे ऑक्सीजन दिया उसने और CO2 ले लिया, और सेम प्रोसेस यही चलती रहेगी। फिर आते हैं ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस क्या होता है, अभी बताया मैंने, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, उसके अक्रॉस अगर वाटर मॉलिक्यूल मूव कर रहा है तो उसको बोलेंगे हम ऑस्मोसिस। और ये ऑस्मोसिस क्या होता है, अफेक्टेड बाय अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन वाटर। अब इसका मतलब क्या है, इसको समझने के लिए एक यहीं पे बता देते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कंसंट्रेशन क्या होता है सॉल्यूशन का। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितना होता है एक सॉल्यूशन में, जैसे कि 1 गिलास पानी में हम कितना नमक डाल रहे हैं वही उसका सॉल्यूशन बन जाएगा, मीन्स कि वही उसका कंसंट्रेशन हो जाएगा। मतलब कंसंट्रेशन किस पर डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे। अमाउंट ऑफ सोल्यूट हम जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा उसका कंसंट्रेशन। तो अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है सॉल्यूशन का, अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन है तो हम बोल देंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। लेकिन अगर लेस कंसंट्रेशन है तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोल देंगे, और सेम कंसंट्रेशन है तो आइसोटोनिक। आखिर हम ये टोनिसिटी क्या बोल रहे हैं, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक। अब ये किसी से रिलेटिवली बोल रहे हैं, रिलेटिवली मतलब किसी से कंपेयर करके बोल रहे हैं। जैसे कि मान लो कि ये सेल है। अब इस सेल में हमने क्या किया कि बाहर सॉल्ट, एक सेल को सॉल्ट के हाई सॉल्ट वाले सॉल्यूशन में डाल दिया। अब हाई सॉल्ट वाले सॉल्यूशन में डाल दिया तो अब क्या होगा कि यहाँ पे क्या है कि कंसंट्रेशन हाई है, मतलब सोल्यूट का कंसंट्रेशन हाई है। और सेल के अंदर कंसंट्रेशन क्या है, लो कंसंट्रेशन है ना, क्योंकि इसके अंदर क्या है, सोल्यूट कम है। बाहर तो सॉल्ट है पूरा, तो सॉल्ट है पूरा। तो अब क्या होगा कि जो वाटर है, वाटर किस पे डिपेंड करता है, सोल्यूट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो वाटर जहाँ जाएगा जहाँ सोल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो वाटर क्या होगा कि सेल के अंदर से सेल के बाहर जाएगा, क्योंकि बाहर क्या है, हाइयर कंसंट्रेशन है, मतलब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। अगर बाहर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है
तो सेल क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा, क्योंकि उससे वाटर बाहर खिंच जाएगा। ऐसे ही अगर कोई सेल को, एग्जांपल लेते हैं आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल को, हम डिस्टिल वाटर या नॉर्मल वाटर में डाल दें जहाँ पे सोल्यूट कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो क्या होगा, अंदर सोल्यूट कंसंट्रेशन इसके कंपैरिजन में जाता है, मींस बाहर वाले क्या हो गया, हाइपोटोनिक सोल्यूशन हो गया ना, क्योंकि बाहर सोल्यूट कंसंट्रेशन कम है, अंदर जो है नॉर्मल है या ज़्यादा है। तो अब क्या होगा कि अब कहाँ से जाएगा, सोल्यूट जिधर ज़्यादा होगा उधर जाएगा। अब सोल्यूट कहाँ पे जाता है, आरबीसी के अंदर, तो पानी कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। जब अंदर की तरफ जाएगा तो सेल क्या होगा, फूल जाएगा। जैसे कि हम जब बादाम भिगोते हैं या किशमिश भिगोते हैं तो क्या होता है, सेल स्वेल कर जाती है, क्योंकि बाहर क्या है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। हाइपोटोनिक मीन्स कि सेल के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन जाता है, बाहर कम है, इसीलिए पानी अंदर जा रहा है। जिधर ज़्यादा सोल्यूट है, तो इधर ज़्यादा सोल्यूट है तो इधर की तरफ जाएगा और सेल स्वेल कर जाएगा, तो बर्स्ट भी हो सकता है आरबी से। तो ये होता है कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। लेकिन अगर आइसोटोनिक सोल्यूशन है, मतलब बाहर भी सोल्यूट जितना कंसंट्रेशन है, अंदर भी बाहर जितना उतना अंदर भी, तो ना बाहर जाएगा ना अंदर जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, या जितना बाहर जाएगा उतना ही अंदर जाएगा, तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो ये होता है आइसोटोनिक सोल्यूशन। सेम एग्जांपल इसमें है कि बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है सोल्यूट का, तो बाहर सेल्स के अंदर बाहर जाएगा और सेल क्या होगा, श्रिंक कर जाएगा। अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, मतलब बाहर सोल्यूट का कंसंट्रेशन कम है, तो अंदर सोल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो बाहर से अंदर आएगा, सोल्यूट अंदर ज़्यादा है तो स्वेल कर जाएगा। अगर आइसोटोनिक सोल्यूशन है तो कोई वाटर का मूवमेंट दोनों तरफ इक्वल होगा। अब यही समझते हैं कि एनिमल और प्लांट सेल में इसका डिफरेंस क्या है। जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल में क्या है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। पहले एनिमल और प्लांट सेल में डिफरेंस समझते हैं कि एनिमल सेल में सिर्फ मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है और ऑर्गेनल्स हैं। लेकिन प्लांट सेल में वहाँ पर सेल वॉल है, ये इतनी थिक सेल वॉल है, ये सेल वॉल है, और उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियस है। तो अब क्या होगा कि जब हम इसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालेंगे, किसको डाल रहे हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, एनिमल सेल को जब हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालेंगे, तो अभी हमने पढ़ा है कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, वाटर अंदर जाता है। क्यों, अंदर सोल्यूट का कंसंट्रेशन जाता है तो वाटर अंदर जाएगा और सेल क्या होगा, बर्स्ट हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, फट जाएगा। आइसोटोनिक में डालेंगे जितना अंदर जाएगा पानी उतना बाहर, तो वो वैसे ही रह जाएगा जितना डाले हैं। फिर हाइपोटोनिक सोल्यूशन मीन्स कि बाहर सोल्यूट जाता है, तो इसका मतलब अंदर से बाहर पानी जाएगा, क्योंकि सोल्यूट की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो सेल क्या होगा, श्रिंक कर जाएगा, क्योंकि अंदर पानी तो बाहर चला गया। फिर ऐसे प्लांट सेल का देखते हैं। तो प्लांट सेल में क्या होगा कि जब हम पानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपो मीन्स कि बाहर सोल्यूट कंसंट्रेशन कम है और अंदर सेल के अंदर जाता है, तो बाहर से अंदर की तरफ ज़्यादा सोल्यूट की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो अब क्या होगा, सेल स्वेल तो करेगी, लेकिन सेल वॉल उसके अगेंस्ट है, स्वेल करेगी तो जितना प्रेशर प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल पर डालेगी उतना ही सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेशर डाल देगा। तो सेल का स्ट्रक्चर तो मेंटेन रहेगा, बर्स्ट नहीं होगा। तो इसको बोलेंगे हम टर्जिड। टर्जिड बोलेंगे मतलब कि स्वेल हो रहा है लेकिन एक लिमिट तक प्रेशर लगा रहा है, उसको बोलेंगे टर्गर प्रेशर। जो टर्जिडिटी हुई है, टर्गर प्रेशर लगा रहा है सेल वॉल पे। ऐसे ही फ्लैसिडिटी होती है, मीन्स कि जब आइसोटोनिक सोल्यूशन में डालेंगे तो जितना वाटर अंदर जा रहा है उतना बाहर, तो उतने पे मेंटेन रहेगा, उसको बोलेंगे फ्लैसिड सेल। अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डाल रहे हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डाल रहे हैं तो सेल क्या होगा, सेल वॉल तो अपनी जगह पे ही रहेगी, लेकिन सेल क्या होगा, अंदर का श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक होके वो कुछ ऐसा बन गया है, क्योंकि हाइपोटोनिक सोल्यूशन में तो वाटर बाहर चला जाता है, तो उसको बोलेंगे श्रिंक्ड सेल या फिर प्लाज्मोलाइज्ड सेल। तो आप समझ लेते हैं प्लाज्मोलाइसिस क्या होती है। प्लाज्मोलाइसिस मीन्स कि जब प्लांट सेल वाटर लूज करता है तो वो श्रिंक करता है।
श्रिंक करता है। इसी फेनोमेनन को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। तो जो यहाँ पे हमने देखा कि सेल वॉल इंटैक्ट है, लेकिन सेल क्या कर रही है, श्रिंक कर गई है क्योंकि पानी बाहर चला गया है, इसको बोलेंगे प्लाज्मोलाइसिस। अब समझते हैं हम कि ऑस्मोसिस का कैसे, ऑस्मोसिस को थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि हमने एक ट्यूब ली है जिसमें बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। एक तरफ सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है, एक तरफ जाता है, तो जिधर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन जाता है उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और जिधर कंसंट्रेशन कम है उधर बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो वाटर की प्रॉपर्टी क्या थी कि वो ज़्यादा सॉल्यूट की तरफ अट्रैक्ट होगा, मीन्स हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो अब ऐसा तो है नहीं कि ये सॉल्यूट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से इधर आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सॉल्यूट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या किसको अलाउ करता है, बॉर्डर को, लेकिन इस सॉल्यूट को अलाउ नहीं करेगा। तो इसीलिए इसमें सॉल्यूट इधर नहीं आ सकता, वाटर सॉल्यूट की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये वाटर है जो इधर अट्रैक्ट हो जाता है दूसरी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की तरफ, जब तक ये वाटर इसका कंसंट्रेशन बैलेंस ना कर दे, इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। बाकी हम अगले लेक्चर में पढ़ते हैं।